वेलकम बैक एवरीवन। केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर हमारा चल रहा था और आज हमने जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो है मॉलिक्यूलैरिटी वर्सेस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड, आपके पास हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन और तीसरा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है। ये तीनों चीजें हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस करनी है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन है क्या और इसको हम ऑर्डर से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स that take part in a reaction। ये वो बेसिक लेवल की डेफिनेशन है या ये वो सबसे वेग डेफिनेशन है जो कि मॉलिक्यूलैरिटी को एक्सप्लेन कर सकती है, और वो डेफिनेशन जो इसकी वजाहत करेगी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स that participate in an elementary reaction। जिसको नहीं पता एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में केमिकल काइनेटिक्स की बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया है। मल्टी स्टेप वर्सेस सिंगल स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री स्टेप क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या होता है। मैं यहाँ पर एक बहुत ब्रीफ सी आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके ये डिफरेंसेस देख सकते हैं और समझ सकते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन, आपके पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन और एक होती है मल्टी स्टेप रिएक्शन। जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है वही उसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, आरडीएस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वही सिंगल स्टेप है, वही स्टेप जो है बताएगा कि क्या रेट है आपके रिएक्शन का। अब मल्टी स्टेप में जो है वो वाला स्टेप जो कि स्लोएस्ट है, वो आपके पास क्या है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। ठीक है, तो आपके पास ये डिफरेंस आ गया। और जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। तो मेरी बात आप लोगों को अब समझ आ रही होगी कि ऐसे रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं जो कि सिंगल स्टेप में हो रहा है। उस रिएक्शन में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो रिएक्ट करते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, वो आपके पास होते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, मेरी बात आपको समझ आ रही है? होपफुली मेरी बात आपको समझ आ रही है। तीसरी डेफिनेशन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स that effectively collide to give products। अब फिर से वही बात कि मैंने पिछले लेक्चर में ये काफी डिटेल में चीज पढ़ाई है, कोलिजन थ्योरी, लेकिन अभी मैं एक जरा सी झलक दे देता हूं आपको। आप वापस जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अगर आपको समझ ना आए तो। ठीक है, कोलिजन थ्योरी कहती है कि दो मॉलिक्यूल्स that are in appropriate orientation plus have appropriate energy effectively collide to form products। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि दो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स जो कि प्रॉपर ओरिएंटेशन में करें, आपस में कोलाइड और प्रॉपर एनर्जी के साथ करें, वो कोलाइड करके आपके पास प्रोडक्ट्स बना सकती है। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स आपके पास क्या डिटरमिन करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करता है। ठीक है, बस आपने ये चार बातें याद रखनी है अभी तक जो मैंने बताई है। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट पार्टिसिपेट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। दूसरी चीज कि आपके पास वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं, वो आपको क्या देते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी। अच्छा, अब आप मुझसे पूछ रहे होंगे या आप सोच रहे होंगे या आप पूछना चाह रहे होंगे कि भाई ऑर्डर क्या होता था, फिर ऑर्डर क्या होता था, और ये मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर क्या दो डिफरेंट चीजें हैं? अगर डिफरेंट चीजें हैं तो भाई क्यों?
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने अपने लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया था कि ये होता है एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड होता है। हमने ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया भी था जिसमें हम सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे। उसमें हमने दोनों में से एक को बढ़ा के देखा तो देखा कितने एक्सपोनेंट से जो है आपका प्रोडक्ट बढ़ रहा है या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, और दूसरे को कांस्टेंट रख के देखा तो हमें पता चला कि अच्छा एक एक्सपोनेंट से 1 एक्सपोनेंट से बढ़ रहा है। तो आपके पास वो क्या एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होगा। ठीक है, और ये आपके पास क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा इन रेट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्टेंट्स या रिएक्शन। अच्छा, तो मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? मॉलिक्यूलैरिटी आपके पास वो एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके पास रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, A प्लस बी गिव्स व्हाट, C। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हुए भी दी थी। इसका रेट लिखो, रेट इक्वल्स टू के A1 B1। ठीक है, सही है, AX और BY कर देते हैं, हमें नहीं पता क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी इसकी? मैं कह रहा हूं कि ये आपके पास क्या है, मैं आपके पास कह रहा हूं कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, ये मैं कंसीडर करके चल रहा हूं। मॉलिक्यूलैरिटी इसकी क्या है, 2। कितने मॉलिक्यूल्स थे, 1 + 1 2। ऑर्डर क्या है, X + Y। मेरी बात गौर से सुनना, मेरी बात गौर से सुनना। जो आपके पास, मेरे अल्फाज लिख लो कहीं पे, जो आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन होता है उसमें मॉलिक्यूलैरिटी ऑर्डर के इक्वल होती है। बाकी दुनिया के तमाम रिएक्शंस, तमाम स्टेप्स, उन सब में मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर जो होगा डिफरेंट होगा। अच्छा, अब आपका सवाल दिमाग में ये बन रहा होगा कि आपने तो पहले कहा ये मॉलिक्यूलैरिटी होती है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, तो ऑर्डर तो उसका मतलब हमेशा बराबर होगा। नहीं, जो आपका मल्टी स्टेप प्रोसेस होगा उसका जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, जो स्लोएस्ट होगा, उसकी मॉलिक्यूलैरिटी वुड नॉट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बस इतनी बात आपको एमडी कैट में समझनी है। मेरे पास सवाल क्या आता है, मेरे पास एमडी कैट का एक कितना कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन है कि जिसकी हद कोई नहीं है। वो क्वेश्चन है आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का। ठीक है, CH3 3 CBr प्लस H2O अब सवाल ये आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मॉलिक्यूलैरिटी कॉमा ऑर्डर। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी कॉमा ऑर्डर, A12 B21 C11 D22। ये सवाल है पीएमसी का मॉडल क्वेश्चन। ये मुझे सवाल याद है, ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि मुझे इस सवाल ने सबसे ज्यादा तंग किया था अपने टाइम पे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब यहां पर देखो मेरे भाई कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर आपने कहा था 1 और 1 प्लस हो जाएंगे तो 2 हो जाएगी मॉलिक्यूलैरिटी, आप ये कहोगे। ठीक है, चलो मान लेते हैं मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो गई। अब मुझे इसका ऑर्डर बताओ। नहीं बता सकते ऐसे देख के ऑर्डर। क्यों? मैंने अपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लेक्चर में बहुत कैटेगोरिकली कहा था कि ऑर्डर के सवाल याद करके जाना, ऑर्डर के रिएक्शन याद करके जाना, आप देख के नहीं प्रिडिक्ट कर सकोगे वहां पे। ये पता है क्या रिएक्शन है? ये आपके पास है
सूडो फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन इसका ऑर्डर 1 लिया जाता है, तो ये आपके पास क्या है 2-1, बी ऑप्शन है इसका करेक्ट। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो ना, इस रिएक्शन ने बहुत से बच्चों का एमसीक्यू गलत कराया है पेपर में। क्यों गलत कराया है? क्योंकि उनको ये देखकर समझ नहीं आई कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मैक्सिमम बच्चों ने 2-2 लगाया था इसका। ठीक है, अब ऐसा सवाल याद करने के लिए आपको समझ ही आनी चाहिए कि सारे ऑर्डर्स जो हैं आपको फिंगर टिप्स पे याद हो, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपको यह पता हो रिएक्शन देख के कि इसकी मैं मॉलिक्यूलैरिटी निकालूंगा तो इसका ऑर्डर कैसा आएगा। ठीक है, अब इसमें बी ऑप्शन हो सकता था या डी ऑप्शन हो सकता था। मॉलिक्यूलैरिटी तक तो आपने ठीक कर लिया था, ये सवाल मुझे पता है मैक्सिमम ने ऊपर से देख के समझ लिया होगा, लेकिन आप फंस गए किसमें, ऑर्डर में। तो ऑर्डर किस बेटा, एग्जांपल्स आपने याद करके जानी है पेपर में। मैं आपको बता देता हूं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। मैंने ये क्यों नहीं कराया सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाले लेक्चर में, क्योंकि जब तक आपको मॉलिक्यूलरिटी समझ नहीं आएगी तब तक आपको ये नहीं समझ आएगी। एक लाइन लिखो अपने नोट्स में, ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाने। नोट्स में उर्दू में लाइन लिखो, ऐसा रिएक्शन जो दिखने में सेकंड ऑर्डर हो पर असल में फर्स्ट ऑर्डर हो। मेरे भाई, जब भी ये लफ्ज सूडो आ जाएगा ना आपके पास, सूडो इसका मतलब होगा फॉल्स। सूडो का मतलब ये होता है ना, डिनोटेटिव मीनिंग ये है कि जो चीज नजर आ रही है वो एक्चुअल में वैसी नहीं है, उस चीज को हम कहते हैं सूडो। फिर उसको हम लिखते हैं, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो ऐसा रिएक्शन जो कि आपके पास दिखने में सेकंड ऑर्डर है, कैसे पता चला सेकंड ऑर्डर है? यहां पर आपने भी तो सेकंड किया था, लेकिन असल में फर्स्ट ऑर्डर हो, वो आपके पास क्या होगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर होगा। अब ये क्यों है? ये इसलिए है कि अगर मेरे पास ए प्लस बी सी ऑप्शन, ए प्लस बी आपको सी प्रोडक्ट बना के दे रहा है, ये आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके पास बी जो रिएजेंट है या जो रिएक्टेंट है वो एक्सेस में होगा, तो आपके पास ये क्या होगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर होगा। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ए का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा था, ये एक मोल रिएक्ट कर रहा था, और बी के 1000 मोल रिएक्ट कर रहे थे, प्रेजेंट थे, मेरा मतलब रिएक्ट करने से। तो एक मोल का ए का रिएक्ट करने से बी में, तो बी के कितने बच गए पीछे, 999। क्या बी की कंसेंट्रेशन पर कोई फर्क आया? तो हम कहते हैं कि नो सब्सटेंशियल डिफरेंस इन द कंसेंट्रेशन ऑफ एक्सेस रिएजेंट इन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आसान अल्फाज में कहता हूं, कंसेंट्रेशन इज कांस्टेंट। बस इतनी बात याद रखना। एमडी कैट में क्या सवाल आता है? एमडी कैट में आता है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो दूसरा रिएजेंट होता है वो लिमिटेड होता है कि वो एक्सेस होता है। पहला एमसीक्यू एक्सेस होता है। दूसरी चीज, उसकी कंसेंट्रेशन वेरिएबल होती है या कांस्टेंट होती है? कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट हम लेते हैं। तीसरी चीज क्या आती है आपको पता है, जिन्होंने मेरा लेक्चर देखा होगा उनको ये बात पता होगी, क्या चीज आती है इसमें, एग्जाम्पल। मेरे भाई, एग्जाम्पल्स ना इसमें दो हैं। पहली एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हर किताब में आपको यही एग्जाम्पल मिलेगी, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अच्छा, ये एस्टर क्या होता है और ये हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ये चीजें ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंशाल्लाह मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा ना कि पेपर में आप सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व करने के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बस अभी ये देख लो कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कुछ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल बुक में क्या लिखी होती है,
एग्जाम्पल बुक में लिखी होती है CH3CO2C2H5 plus H2O gives CH3COOH plus C2H5OH। ये आपके पास क्या है, एस्टर है। ये आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, वाटर है। और ये किस में आपके पास, एक्सेस में। अब इसका आप अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे ना, या रेट इक्वेशन लिखोगे, वो लिखोगे के ये वाला सारा एस्टर और साथ लिखोगे आप वाटर। अब देखना, अब ये जो आप एस्टर है ना, ये एस्टर जो है, इसकी आप पावर लिखोगे 1 और वाटर की लिखोगे आप 0। मतलब कि वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। बस इसकी जगह आपके पास आ जाएगा 1। तो किस पे डिपेंड करेगा सारा कुछ, एस्टर की कंसंट्रेशन पे। इसका ऑर्डर क्या है, 1। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लो यार, हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये एग्जांपल कहीं सुनी सुनी नहीं लग रही है आपको? ये थी एग्जांपल टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये एज इट इज नोट्स में क्वेश्चन लिख लेना, और जब ये आपकी किसी भी टेस्ट में, संडे टेस्ट में, एकेडमी के टेस्ट में, या आपके एमडी कैट में सवाल आया, आप मुझे सिर्फ तब बताना कि ये सवाल आया था। ठीक है, तो ये सवाल एग्जांपल में लिख लो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। तीसरा जो मैंने एक बहुत रैंडम टॉपिक चूज किया था पढ़ाने के लिए, वो था हाफ लाइफ। देखो यार, हाफ लाइफ बेसिकली है तो टॉपिक फिजिक्स का, सादी सी बात है, और सवाल भी ज्यादा इससे फिजिक्स में ही आते हैं। लेकिन यहां पर पता है क्या आता है, यहां पर आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ हाफ लाइफ। मैं एक बात बताता हूं, हाफ लाइफ क्या होती है। मेरे पास एक सब्सटेंस था, उसका वजन था 64 ग्राम। अच्छा, उस सब्सटेंस की हाफ लाइफ गुजर गई, अब मेरे पास बच गया सिर्फ 32 ग्राम। एक और हाफ लाइफ गुजर गई, अब बच गया सिर्फ मेरे पास 16 ग्राम। एक और हाफ लाइफ गुजर गई, कितना बच गया, 8 ग्राम। तो हाफ लाइफ को यहां से देख के आप डिफाइन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। उतना टाइम पीरियड कि जिसमें सब्सटेंस की कंसंट्रेशन हाफ हो जाए टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू, वो टाइम आपके पास क्या होगा, हाफ लाइफ। हम ये फिजिक्स में, इसमें बाकी की बातें जो है ना, आप केमिस्ट्री की जगह फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूं पेपर में क्या आता है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया, मैं आपको बता देता हूं कि पेपर में क्या आता है। पहली चीज पेपर में आती है हाफ लाइफ ऑफ N2O4। ये होती है 24 मिनट। ठीक है, फिर दूसरी चीज जो यहां पर आपके पास आती है, वो है रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड हाफ लाइफ। तो हमेशा याद रखिएगा, हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ठीक है, n-1, where a is the initial concentration and n is the order of reaction। अच्छा, आगे चलें, आगे चलते हैं। मैं जल्दी जल्दी कराता हूं, आपका टाइम जाया नहीं करता मैं बिल्कुल। 0 ऑर्डर, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। फॉर्मूला में पुट करते जाएंगे हम। सिर्फ फॉर्मूला में हमने पुट किया, यहां पर कौन सा, 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, 0 ऑर्डर रिएक्शन में आया तो T इज 1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A हो गया। ठीक हो गई बात। फिर उसके बाद आ गया T 1/2। अब ये कैसे A हुआ ये मत पूछना यार प्लीज।
1 बाई ए 1 माइनस 1, 1 बाई ए 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 ऊपर जाके प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लीज मत पूछना यार ये। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसेंट्रेशन। ठीक है, इसको हम लिखते हैं इक्वल टू 0.693 बाई के। ठीक है, फिर आ जाओ जी सेकेंड ऑर्डर, टी 1 बाई 2 डायरेक्टली रिलेटेड टू 1 बाई ए। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा टी 1 बाई 2 डायरेक्टली रिलेटेड टू 1 बाई ए स्क्वायर। अब यहां पर इनको ना कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में भी लिखा जाता है। एमडी कैट में आपको ऑप्शन में कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में भी दिया जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ए बाई 2 के, ये हो जाएगा 0.693 बाई के, ये हो जाएगा आपके पास 1 बाई के ए, और ये हो जाएगा 1.5 बाई के ए स्क्वायर। ये टोटल आपके पास हाफ लाइफ। मैं आपको हाफ लाइफ में बहुत कहानी पढ़ा सकता था। ठीक है, लेकिन चार चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं यहाँ पे। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। एमडी कैट का सबसे अच्छा सवाल है हाफ लाइफ का। ठीक है, half life of second order reaction is inversely related to initial concentration and half life of third order reaction is inversely related to square of initial concentration of reactants। ये जितनी मैंने अंग्रेजी बोली है ये सारी मैंने आपको वहां पे प्रूव करके दी है और आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई टीचर आपको हाफ लाइफ का ग्राफ बना के देता है, केमिस्ट्री के हिसाब से बता रहा हूं, ग्राफ बना के देता है, रिलेशन लिखवाता है, इक्वेशन बनवाता है, कोई जरूरत नहीं है करने की। इसके बाहर से किसी संडे टेस्ट में, किसी एकेडमी के टेस्ट में, किसी पास पेपर में आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर था केमिकल काइनेटिक्स का, हमने खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर सिर्फ हमारा एक है जिसमें हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और आपके पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थ्योरी की बात करेंगे और आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।